हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। दोस्तों, ये सीरीज हमारी हर रोज आती है। इसमें सबसे ज़्यादा तो 30 में से क्वेश्चन रहते हैं, 17 से 18 तक लगभग हो रहते हैं उत्तराखंड के, और उसके बाद 5 क्वेश्चन हिंदी के और बाकी जीके, कंप्यूटर, ये सब आपका इसमें रहता है। तो ज़्यादातर लगभग इसमें उत्तराखंड के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हिंदी भी ज़रूरी है, उत्तराखंड भी, क्योंकि 60 क्वेश्चन लगभग यहीं से, अगर 100 का पेपर होता है तो यहीं से लगभग 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी और उत्तराखंड। तो इसलिए ये दोस्तों इसमें मिक्सअप सीरीज रहती है ये, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद बात करेंगे जो कल का क्वेश्चन था, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा। उत्तराखंड का इतिहास भी लिखा है, वो भी इनमें ऑप्शन है। गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है? बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रतूड़ी, अजय रावत या फिर शिव प्रसाद डबराल। तो दोस्तों, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गढ़वाल का इतिहास डैश करके जिसने भी लिखा है, वैसे सभी ने कुछ ना कुछ इतिहास लिखा है। अगर आप सभी के बारे में बताएंगे तो दोस्तों उनकी तैयारी फिर बहुत अच्छी, क्योंकि मिलान में भी आता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो कल का क्वेश्चन था उसकी। तो दोस्तों, कल का प्रश्न था कि केदारनाथ मंदिर की, जो केदारनाथ धाम है, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो 3584 मीटर लगभग सभी ने उत्तर दिया है। और जो आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32वां प्रश्न था, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 17 में है। लगभग उसका सही उत्तर सभी ने दिया है। तो दोस्तों, जो आज का है इसका भी आपको सही जवाब देना है, और इसी तरह से आपसे हर रोज़ एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, आज हमारा ये पहला प्रश्न है। हर रोज़ दोस्तों कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन रहते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन 1823 की भूव्यवस्था, जिसे संवत 1880 में 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, इसे किसने लागू किया था। अब दोस्तों, ये प्रश्न तो कई बार बन चुका है अलग अलग तरह से। जैसे सन 80 साल का बंदोबस्त किसने किया, 80 साला बंदोबस्त, इस तरह से भी बन चुका है ऑप्शन। जैसे जॉर्ज विलियम ट्रेल और वैकेट रैमजे, इस तरह से, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन पहले ही बने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल 1823 में हुआ था, और 1880, क्योंकि 57 जोड़ेंगे तो 1823 में, तब ये संवत 1880 बनता है। तो इसलिए ये इसको 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल महोदय के द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ट्रेल रहे थे 1816 से लगभग 1835 तक रहे थे। बहुत सारे इन्होंने इनसे संबंधित बहुत से, जैसे भू व्यवस्था है, जैसे पटवारी के पदों का सर्जन किया इन्होंने, आबकारी, जो डाक व्यवस्था चलाई थी श्रीनगर अल्मोड़ा के मध्य, बहुत सारा कुछ, डबल लॉक व्यवस्था, बहुत सारा ट्रेल के द्वारा, इनके द्वारा किया गया था। रैमजे दोस्तों फिर ये आते हैं 1856 से 1884 तक। इनके समय में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। 1856 से 1884 तक लगभग की जो काठगोदाम रेल तक है, 1856 1857 की क्रांति, सब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इनके बीच, बहुत सारी घटनाएं इनके बीच हुई हैं, चाहे कुछ भी हो। बैकेट ने भी, इन्होंने भी भू बंदोबस्त किया था 1863 में। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे जरूर याद रखेगा, 80 साला बंदोबस्त 1823 का, जॉर्ज विलियम ट्रेल, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था पहले भी। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे द्वारा अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे। 1912 से 18 तक, 1918 से 20 तक, 1913 से 18 तक, या 1913 से 1938 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 से 18 तक रहे थे बद्रीदत्त पांडे, अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था डिबेटिंग क्लब के द्वारा, फिर 1871 में शुरू किया गया था। डिबेटिंग क्लब 1870 में बना था, उसके बाद अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था 1882 में, और फिर ये देखिए कि 1913 से अल्मोड़ा अखबार के भी संपादक बन गए, और कुर्मांचल केसरी की उपाधि भी बद्रीदत्त पांडे को दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पहले पूछा भी गया है। गढ़वाल हितकारिणी सभा, गढ़वाल यूनियन, ये सब पूछा गया है पहले। देहरादून में हुई थी इसकी स्थापना। पहली बात तो ये, जिनको नहीं पता है, एक देहरादून में ये पता लग गया। देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना किस वर्ष से हुई। 1901 में, 1903 में, 1902 में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल यूनियन 1901। 1901 में तारादत्त गरोला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गढ़वाल हितकारिणी सभा भी वही है, 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछा गया था पहले और आगे भी बनेगा। 1903 में गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। बाकी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का बाणभट्ट
चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? पहली बात तो दोस्तों चारण नाम से किसे जाना जाता है, 3 से लेकर 5 बार पूछा गया लगभग। इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड ये भी बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड का बाणभट्ट, आप चारण से समझ गए होंगे, इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड समझ गए होंगे, बाकी उत्तराखंड का बाणभट्ट थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए, पर ये भी आपने, क्योंकि ये सब दिया हुआ है तो ये भी आप समझ ही गए होंगे। उत्तराखंड का बाणभट्ट चारण इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल सिंह, फिर इसके नाम के पीछे चारण भी लगता है, तो चारण, तो शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है उत्तराखंड का बाणभट्ट चारण इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड। बद्रीदत्त पांडे, अभी कुछ एक आध प्रश्न ऊपर पहले बताया था मैंने आपको, पूर्वांचल केसरी की उपाधि इनको दी गई है। यशोधर मठवाल को उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है, उत्तराखंड का वेद व्यास, तो ये भी बन सकता है एग्जाम में, तो ये भी याद रखेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिव प्रसाद डबराल। अब दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति, राजी जनजाति, और एक और बोक्सा जनजाति, राठी जनजाति जो कि पौड़ी में है। तो ये सब जनजातियां हैं, जो कि 5 जनजातियां जिन्हें कि एसटी का दर्जा मिला हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है उजलिया अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थारू से है। थारू जनजाति से संबंधित है उजलिया अनेरी होली। इसी अवसर पर होली पर लगभग 6-7 दिन मनाते हैं, क्षिति नृत्य इसी पर करते हैं होली पर। और दीपावली के लोग, दीपावली जो होती है ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू लोग दीपावली को, ये भी बनेगा प्रश्न। और जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है, जैसे कभी अक्टूबर कभी नवंबर, लेकिन जब भी होती है उसके 1 महीने बाद मनाती है जौनसारी जनजाति, जो कि देहरादून में जौनसारी जनजाति 1 महीने बाद मनाती है दिवाली को। तो ये याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, थारू जनजाति। और बजहर नामक जो त्यौहार है वो भी बैसाख में मनाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इनका एक प्रसिद्ध त्यौहार है बजहर नामक त्यौहार, जो कि थारू जनजाति मनाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति सांगजांकी और पिंटा संस्कार विवाह से पूर्व संपन्न होते हैं? अब दोस्तों अगर आयोग पूछने में आया तो इन जनजातियों से संबंधित ही एक ही पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन या 5 भी पूछ सकता है। जैसे जनसंख्या से आयोग पूछने में आया तो दे दनादन धड़ाधड़ तरीके से 3-4 क्वेश्चन एक ही साथ पूछ दिए। कुछ भी जैसे आयोग ने कुछ भी पर्यटक स्थल पूछने हो तो ऐसा भी कुछ भी आयोग पूछ सकता है। जैसे समाचार पत्र ही पूछ दिया, तो आयोग के ऊपर है कि आयोग, आपको अपने सारे टॉपिक दोस्तों प्रैक्टिस करते रहना है, बाकी आप बुक से भी पढ़ते रहिए। तो सांगजांकी और पिंटा संस्कार विवाह से पूर्व बोक्सा, जौनसारी, भोटिया, बनराजी, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजी, बनराजी, बनराव, जंगल का राजा, इनको ही कहा जाता है। तो इनमें होता है विवाह से पूर्व, यानी कि विवाह से पहले होता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पहले इनमें क्या था कि एक तरह का जो होता है पलायन, एक जो पलायन विवाह होता है वो भी इस तरह का था एक इनमें प्रचलन में। और इनमें जो राजी जनजाति है इनमें बधू मूल्य, यानी कि जो बधू मूल्य आप समझ ही गए होंगे, बधू मूल्य इनका जो है इसका भी इसमें प्रचलन था राजी जनजाति में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे सीधे 1 नंबर के लिए भी सिर्फ एक ही पूछ सकता है, या फिर इस तरह से तो उपरोक्त सभी। तो जो लोग उपरोक्त सभी करेंगे अभी देखते हैं कौन कौन, आप अपने खुद सोचना है, अपना अनुमान लगाना है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, उपरोक्त सभी। ज़्यादातर प्रश्न में दोस्तों क्या होता है, उपरोक्त सभी करके 1 नंबर आप ले आते हैं, लेकिन यहाँ आयोग ने आपको फंसा दिया है जिन्होंने किया है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 बिल्कुल सही है। रामपुर तिराहा कांड मुजफ्फरनगर, ये भी सही है, 2 अक्टूबर 1994। मसूरी कांड सितंबर 1994 तो है, लेकिन 3 ना होकर के यह 2, तो हमसे पूछा है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर 2 सितंबर को हुआ है मसूरी कांड। और मसूरी में ही दोस्तों बाटा घाटा कांड भी हुआ। बाटा घाटा कांड ये कहाँ हुआ है, तो ये भी मसूरी में ही हुआ है, लगभग कि 15 सितंबर को हुआ है, 15 सितंबर को हुआ बाटा घाटा कांड मसूरी में। तो ये सभी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डी में नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सितंबर को होगा मसूरी कांड इसका सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खलंगा देहरादून, खलंगा कलुंगा ये सब देखने को मिलेगा, कहीं कलंगा लिखा है कहीं खलंगा लिखा है, तो जो भी है देहरादून में है, समझ जाइएगा आप लोग। एग्जाम में अगर कुछ भी देखने को मिलता है तो एग्जाम में भी इस तरह से पूछा गया था खलंगा, ये देखिए कनिष्ठ 2018 में आया हुआ है। खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। मेजर जनरल मार्ले, मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, मेजर जनरल गिलेस्पी इस तरह का देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर जनरल
जिलेप्सी, जिलेप्सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। देहरादून में खलंगा जो है नाला पानी में यहाँ पर हमले में ये नेतृत्व किया था जनरल ये मेजर जनरल जिलेस्पी ने, और इसी में ही इनकी जो है कि मृत्यु भी हो जाती है 1814 में। उस समय 1814 में लगभग की अक्टूबर की बात है, उस समय इनकी इसमें मृत्यु भी हो जाती है। और इसमें जो गोरखाओं का जो नेतृत्व किया था वो किया था बलभद्र थापा ने, बलभद्र सिंह थापा ने इसमें नेतृत्व किया था। और मेजर जनरल सिंह ने ब्रिटिश सेना में जो खलंगा है इसमें किया था नेतृत्व मेजर जनरल जिलेस्पी, इसमें इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये मेजर जनरल मार्ले इनको भी दी गई थी कुछ जिम्मेदारी, और इन्होंने जो आक्रमण किया था वो बिहार के रास्ते, क्योंकि बिहार से भी नेपाल की सीमा लगती है और उत्तराखंड से भी लगती है, जैसे सिक्किम से भी लगती है, इस तरह से लगती है उत्तर प्रदेश से भी। तो बिहार के रास्ते इन्होंने जो है मेजर जनरल मार्ले इन्होंने किया था नेपाल पर, नेपाल जो काठमांडू नेपाल है यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। और मेजर जनरल ऑक्टरलोनी है, इन्होंने जो सतलुज नदी पर है उसके वहाँ पर जो वहाँ तट है वहाँ की इनको जिम्मेदारी दी गई थी मेजर जनरल ऑक्टरलोनी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेजर जनरल जिलेस्पी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से, बागेश्वर की पहाड़ियों से, शिवालिक श्रेणी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी रामगंगा उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। दूधातोली से इसको दूध का कटोरा, दूध का तौली ये सब कहा जाता है। और 5 नदियाँ यहाँ से निकलती, एक तो पश्चिमी रामगंगा, एक तो और है 4 और निकलेंगी, एक तो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। तो ये तो 2 होगी दोस्तों, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, और एक पश्चिमी रामगंगा, और एक और है हूनो, और एक और है और आटागाड़, ये सब यहाँ से निकलती हैं। तो याद रखेगा दूधातोली जो श्रेणी है 3 जिलों में फैली हुई है, जैसे यहाँ पर चमोली, मैप में चमोली, फिर यहाँ पर पौड़ी, फिर यहाँ अल्मोड़ा आता है, तो इनमें ये फैली हुई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रमुख नदियाँ और उनकी लंबाई, ये आपको सम्मिलित करनी है। अब दोस्तों ऑप्शन से कोई ना कोई आपको जरूर पता होंगे, पर सीधे सीधे चलते हैं। जैसे सब ज़्यादा जो भागीरथी के बारे में आपको जरूर पता होगा। भागीरथी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 205 किलोमीटर भागीरथी की लंबाई है। ये दोस्तों गंगा की लंबाई जैसे देवप्रयाग से हरिद्वार तक 94 किलोमीटर है, सॉरी 96 किलोमीटर है, 94 बोला हूँ, 96 किलोमीटर है। और एक जो गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है गौमुख से, ये देवप्रयाग तक गंगा की लंबाई 205 होगी। और पश्चिमी धौली गंगा आपको कोसी जरूर पता होगा, कोसी का 168 है, कोसी का 168 है, और भिलंगना 110 है। पश्चिमी धौली गंगा ये हो जाएगी 94 किलोमीटर। तो ये किसी ना किसी ऑप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। जैसे आपको दोस्तों भागीरथी है ना, भागीरथी 205 है, तो बी का 2 देखते हैं कहीं पर, बी का 2 ऑप्शन नंबर डी में। तो इसी से उत्तर आ गया है, ज़्यादा कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं थी। एक नदी भी आपको पता होता तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो डी का 1 भिलंगना का 100, भिलंगना का 94 शायद, पश्चिमी धौली गंगा का 110 है, शायद मैंने गलत बोल दिया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। भागीरथी मैंने शायद गलत बोल दिया था, भागीरथी का 205 और कोसी का 168, तो यह है भिलंगना का 94 और पश्चिमी धौली गंगा का 110। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी का 1 दिया है भिलंगना में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब दोस्तों हिंदी आ गई है, इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य जो है वो बताना है। ये दोस्तों वाक्य शुद्धि जो है, जब आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो जो जिसमें हिंदी पूछी जानी 100 क्वेश्चन की, तो वहाँ ये 5 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएंगे, कि बहुत ज़्यादा है। बाकी वीडियो बीपीडीओ में 1 क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है और पूछा जाने की पूरी संभावना है। तो कहीं साइड में पूछा जाएगा, कांस्टेबल में उनमें भी ये वाक्य शुद्धि जरूर आती है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न, अध्यापका कौन है? अध्यापका, तो ये यही दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यापका ये तो पिका होता तब सही होता। एक बार सभी देख लेते हैं, मेरे को तो यही लग रहा है कि यही होगा ऑप्शन नंबर। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, सही लग रहा है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना था, तो ध्यान नहीं दिया होगा। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, तो ये भी सही लग रहा है दोस्तों, यही सही हो जाएगा। यहाँ पर अशुद्ध पूछा है तो अध्यापका, तो अध्यापिका होना चाहिए था या अध्यापक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिन रात अध्ययन करके भी वो प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका, नीचे दिए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी। वर्तनी दोस्तों एसआई में 5 और पटवारी में भी पिछली बार पूछा गया था। यहाँ भी कांस्टेबल में भी 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं।
बाकी जो वीडियो वीपीडियो है यहाँ भी बन सकते हैं प्रश्न, क्योंकि हर बार आयोग, क्योंकि जो 20 नंबर का सिलेबस है इसमें से सबको पूछना होता है। किसी बार पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं पूछा तो अगली बार आयोग जरूर पूछेगा, ऐसा होता है। तो अध्ययन आपको सही लिखना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अध्ययन आपने बिल्कुल पहचान लिया होगा, क्योंकि ये अध्ययन ये तो सब है नहीं, तो आपने बिल्कुल सही पहचान लिया होगा। अध्ययन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अग्नि, शलाका, पुष्प या फिर 14। अब दोस्तों जितने में आपके सामने जितने में ये प्रश्न आता है तो उतने में आपको उतने टाइम में ही आपको अपने मन में उत्तर सोच लेना है। तद्भव शब्द दोस्तों आपको दिख गया होगा 14, क्योंकि ये तद्भव है। तद्भव जो संस्कृति से परिवर्तित होकर, बाकी पुष्प देखिए ये संस्कृति के समान, जैसे पुष्प है, अग्नि है, आग होता है, शलाका जैसे मार्च शलाका होती है, तो ये सब यहाँ पर 14 हो जाएगा। कौन? ये हो जाएगा तद्भव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही 14। अगला क्वेश्चन है जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे कहलाते हैं द्वंद्व, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला पद संख्यावाची, यानी कि जैसे तिरंगा है, 3 रंगों का समास, तो पहला पद संख्यावाची है ना 3, तो 3 रंगा 3 रंग, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। तो इस तरह से होता है द्विगु समाज में। अव्ययीभाव समाज में पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति, इस तरह से यथाशीघ्र, इस तरह से। बहुव्रीहि समास में तीसरी ओर संकेत देता है, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, ये सब। द्वंद्व समास में जैसे भाई बहन बीच में डैश मिलता है, तो ये हमारा द्वंद्व समास होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लोकायतन किस कवि की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद अभी जो हाल में एग्जाम आता उसमें बना था, आपका में किसी में बना था ये प्रश्न। लोकायतन किस कवि की रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, श्रीधर पाठक और महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रानंद पंत। अब दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से तो 2 ही है हमारे इसमें, तो आपने बिल्कुल पहचान लिया होगा लोकायतन सुमित्रानंद पंत की है। लोकायतन के लिए उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंद पंत को। और हार इनका एकमात्र उपन्यास है। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ मिला था, कला और बुना चाहत के लिए साहित्य अकादमी मिला था, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ 1982 मिला था। पहली महिला हिंदी के लिए इनको मिला था पहले महादेवी वर्मा को, बाकी जो पहला मिला था आशापूर्णा देवी को मिला था। जैसे सुमित्रानंद पंत को हिंदी के लिए पहला मिला था, तो इसी तरह से इनको भी पहला मिला था हिंदी के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत, लोकायतन। अगला क्वेश्चन है जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? शासकीय पत्र, टिप्पणी, अर्धशासकीय पत्र या फिर कार्यालय ज्ञापन। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है व्यक्तिगत शैली में तो अर्ध सरकारी पत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, अर्ध सरकारी पत्र। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दीर्घ निकाय, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है, 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है अंगुत्तर निकाय में, ये मिलता है इसमें। जैसे इसमें 16 महाजनपद से बहुत ऐसे गांधार हो गया, कंबोज, अवंती, चेदी, कौशल, मगध, ये सब बहुत सारे 16 इस तरह से, तो इनका मिलता है अंगुत्तर निकाय में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखता, रिसाला-ए हकनामा, रज़्मनामा या फिर सफीनत उल औलिया। तो रज़्मनामा के नाम से किया गया था महाभारत का फारसी में अनुवाद, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। लॉर्ड डलहौजी, राज्य अपहरण नीति। कई बार 1 नंबर के लिए सीधे सीधे पूछ लिया गया कि राज्य अपहरण नीति किसने ये लागू की, तो लॉर्ड डलहौजी। 1909 जो यहाँ पर पूछा गया इंडियन काउंसिल एक्ट, लॉर्ड मिंटो। और अगला है लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि। कई बार ये भी पूछा गया कि सहायक संधि, ये लॉर्ड डलहौजी 1 नंबर के लिए। अगला है लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसमें से लॉर्ड डलहौजी राज्य अपहरण नीति, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ना होकर के यहाँ पर होगा लॉर्ड लिटन के समय ये थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बाकी 1878 में आई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन की जगह लिटन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? परमादेश रीट, उत्प्रेषण रीट
और अधिकार परीक्षा रीट या फिर प्रत्यक्षीकरण रीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकार परीक्षा रीट। अब दोस्तों जैसे भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय का है से, और इसमें ही उच्चतम न्यायालय को 5 तरह के रीट जारी करने की जो शक्ति इसमें प्रदान की गई है। उसमें से 4 रीट तो आपके सामने, जैसे परमादेश रीट है और उत्प्रेषण रीट है, प्रत्यक्षीकरण ये वाला रीट है, और एक अधिकार परीक्षा है। परमादेश हो गया, प्रत्यक्षीकरण भी हो गया, अधिकार परीक्षा भी हो गया, एक और है इसमें परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, और एक और है प्रतिषेध। हाँ, प्रतिषेध। तो ये 5 इसमें है अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा रीट। उच्च न्यायालय रीट जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा रीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? SDR, GDR, ADR या फिर ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SDR। SDR कृत्रिम मुद्राएं समझी जाती है। ये SDR की जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल ड्राइविंग और राइट, आर से हो जाएगा राइट, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SDR। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया है। गलत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ मंदिर दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान। भारत माता मंदिर हरिद्वार, कैंची धाम अल्मोड़ा, काली मठ रुद्रप्रयाग, कुंजापुरी टिहरी। भारत माता मंदिर हरिद्वार में है, बिल्कुल है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी ने उद्घाटन भी किया था। कैंची धाम अल्मोड़ा ना होकर के जरूर अल्मोड़ा नैनीताल भवाली मार्ग पर ये जरूर है, पर ये अल्मोड़ा नहीं होकर के नैनीताल होगा। नैनीताल कैंची धाम नैनीताल। 15 जून को मेला लगता है, पिछली बार भी नहीं लगा था, इस बार शायद पता नहीं क्या होता है। काली मठ रुद्रप्रयाग बिल्कुल है, कुंजापुरी टिहरी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर कैंची धाम नैनीताल होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडू करने के लिए विंडोज़ प्रोग्राम की संयोजन कुंजी है। अब दोस्तों सीधे यहाँ से भी कंप्यूटर से सीधे प्रश्न बनेगा। अंडू के लिए Ctrl+C होता है, ये होता है कॉपी के लिए। Ctrl+X होता है ये कट के लिए। Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+Z। तो ये होता है ये अंडू के लिए, और रीडू के लिए होता है Ctrl+Y। तो यही सब होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सीधे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। Ctrl+C, V कुछ भी बन सकता है यहाँ से, तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी होंगी। सीधे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जाते जाते दोस्तों वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था? या फिर इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ से अलग तरह से पूछा जा सकता है कि 20 अक्टूबर 1991 को जो एक प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कि ये 20 अक्टूबर 1991 को भूकंप कहाँ आया था, इस तरह से बन सकता है। उत्तरकाशी, चमोली और जगह ऑप्शन इस तरह से बन सकते हैं। तो 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई, यहाँ पर कारण पूछा था, ये था भूकंप। भूस्खलन भी उत्तरकाशी में, जैसे 1803 का, जैसे बाढ़ दोस्तों, जैसे बादल फटना, ये अभी कुछ 1-2 दिन पहले की बात है। उत्तरकाशी में ये बादल भी फटने की घटना हुई है। और उत्तरकाशी में जो वरुणावत पर्वत पर है 2003 में, यहाँ भी वरुणावत पर्वत में भी भूस्खलन हुआ था, भूकंप हुआ था 2003 में वरुणावत पर्वत पर उत्तरकाशी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप की घटना थी 20 अक्टूबर 1991 उत्तरकाशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत के याद में नामकरण कब किया गया था? ये यहाँ पर पूछा गया है। 1970 में, 1972, 1967 या 1965? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में किया गया था गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर। ये पंतनगर में है, पंतनगर, और इसकी स्थापना हुई थी पहले 1972 में तो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया था, इनके नाम पर किया गया था। लेकिन इसकी स्थापना हो गई थी इससे 12 साल पहले, 17 नवंबर 1960 को पंडित नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में ये स्थित है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और पंतनगर हवाई अड्डा भी है। और इसके जो प्रथम कुलपति थे, ये भी एग्जाम में शायद पूछा गया था पहले, या नहीं पूछा गया तो जरूर पूछा जाएगा। इसके कुलपति थे पहले एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। तो ये इसके प्रथम कुलपति थे। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में गोविंद बल्लभ पंत, इनके नाम पर जो जीबी पंत जो नाम रखा गया कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 1972 में, कहाँ स्थित है? तो ये पंतनगर में।
पंतनगर उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है भीमपुल उत्तराखंड में किस धार्मिक स्थल के निकट है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भीमपुल ये बद्रीनाथ में है, माड़ा और सरस्वती नदी पर है ये भीमपुल सरस्वती नदी पर। तो इसका सही उत्तर बद्रीनाथ माड़ा यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें से दोस्तों कोई ना कोई आपको जरूर पता होगा। शिक्षा का अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार तो आप सब लगभग सभी को पता होगा। मौलिक अधिकार 1976। जैसे डी का 3 देखते हैं, तो डी का 3 तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए हैं लगभग। और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा 2010, मौलिक अधिकार 1976, साक्षर भारत 2009, भोजन का अधिकार 2013। तो शिक्षा का अधिकार 2009, साक्षर भारत शिक्षा का अधिकार 2010, साक्षर भारत 2009, भोजन का अधिकार 2013, मौलिक अधिकार 1976। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली किरजी उत्सव त्यौहार मनाया जाता है? देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंडाली किरजी उत्सव ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में, 12 वर्षों में मनाया जाता है ये, और भोटिया जनजाति का ये उत्सव है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। केदारनाथ की बाढ़ में, नीलकंठ यमकेश्वर में बादल फटने से, उत्तरकाशी भूकंप में, मालपा भूस्खलन में। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है नीलकंठ यमकेश्वर बादल फटने से, इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर है मालपा भूस्खलन से, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आयोग ने इस तरह से दे रखा कि ज़्यादातर ऑप्शन नंबर बी करेंगे करके, इसका सही उत्तर हो जाएगा मालपा भूस्खलन। इसमें नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी की भी इसमें मृत्यु हो गई थी। तो मालपा भूस्खलन 1998 का है। 2 से 3 बार तो ये सनी पूछ लिया गया 1998, और एक बार इसकी जो डेट भी पूछ ली गई थी 17-18 अगस्त 1998 को। तो याद रखिएगा मालपा भूस्खलन पूछा गया है। या ये नहीं तो कोई और ज़रूर आएंगे जो जितने भी जो ये इस तरह की घटनाएं, आपदा, भूस्खलन, भूकंप, कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर प्रश्न बनेगा आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में मसालों के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? इसमें से आपको बताना, हल्दी का, तेजपत्ता का, लहसुन का या फिर अदरक का। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान रहा था जो अदरक का रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र दिए हैं, एक तरफ जनपद यानी कि जिले दिए हुए हैं, किस जनपद से कौन सा एक इनमें से सुमेलित नहीं होगा? हिमवंत देहरादून, बद्री विशाल हरिद्वार, सत्यपत नैनीताल या फिर देवभूमि नंदप्रयाग। तो हिमवंत देहरादून बिल्कुल सही है। बद्री विशाल हरिद्वार से है, बद्री विशाल आपको लगेगा चमोली से, लेकिन यहाँ से बद्री विशाल हरिद्वार है। सत्यपत नैनीताल ना होकर के होगा कोटद्वार से निकला था सत्यपत ललिता प्रसाद नथाणी ने। देवभूमि नंदप्रयाग चमोली, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्यपत, यहाँ पर होगा नैनीताल की जगह कोटद्वार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस मेले के आयोजन पर पति पत्नी हाथ में घी का दीपक लेकर संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं? किसी एग्जाम में शायद पूछा गया था। झंडा मेला तो लगता है देहरादून में गुरु राम राय के आगमन के अवसर पर, तो ये तो होगा नहीं। और अगला है हरियाली पूड़ा मेला, तो ये भी नहीं होगा। हरियाली पूड़ा मेला ये लगता है कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग चमोली में। रणभूत कौतिक ये लगता है टिहरी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो कि पौड़ी गढ़वाल में लगता है, श्रीनगर पौड़ी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन, और 30 में से कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और जाते जाते दोस्तों एक वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलेंगे कल को एक नई धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।